नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस वक्त चरम पर हैं। नवंबर महीने की 17 तारीख, 25 तारीख और 30 तारीख को 3 राज्यों की बची हुई वोटिंग भी खत्म हो जाएगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे और उसके बाद ये राजनीतिक माहौल ख़त्म हो जाएगा, तो आप गलत है। क्योंकि 3 दिसंबर की वो तारीख जिस दिन विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे, उस दिन से 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियां रेस पकड़ लेंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तैयारियां पहले से चल रही हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की, और वो नतीजे शायद तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए अपनी आगे की रणनीति बनाने का एक आधार होंगे कि विधानसभा चुनावों में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का प्रदर्शन क्या रहता है। उसके आधार पर तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी 2024 की रणनीति बनाएंगी। शायद इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला थोड़ी और स्पष्टता से सामने आएगा और बाकी तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी सौदेबाजी की ताकत भी पहचान पाएंगी। खास तौर से उत्तर प्रदेश में वो 3 दिसंबर के नतीजे जो हैं खासे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन यानी जो गैर बीजेपी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, उसकी सबसे ज़्यादा पेचीदगियां हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। और कांग्रेस पार्टी, आरएलडी, अखिलेश यादव की वो सहयोगी पार्टियां जो 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ लड़ी थी, इन सब के बीच आखिर सीट बंटवारा कैसे होता है, ये काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि 3 दिसंबर के विधानसभा चुनावों के नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी। और जो बात मैंने कही 3 दिसंबर के नतीजों के मद्देनज़र ही शायद 5 दिसंबर को यानी नतीजे आने के दूसरे दिन जयंत चौधरी ने अपने तमाम पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई है और उस बैठक में जयंत चौधरी 2024 मिशन 2024 के लिए अपनी रणनीति को धार देंगे और आगे की तैयारियां उनकी क्या होंगी, कितनी सीटों पर वो दावा ठोकेंगे, ये सब शायद हमारे सामने और क्लैरिटी से आएगा। हालांकि कुछ दिन पहले यूपी तक के इसी कार्यक्रम में मुद्दे की बात में राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता आई थी और उन्होंने कहा था हम 10 से 20 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 20 सीटों तक की बात की थी। लेकिन हाल में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के रामाशीष राय, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 12 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जब ये कहती है कोई पार्टी तो साफ है कि वो 12 सीटों पर उनकी नज़र है, कम से कम 12 सीटों पर वो अपना दावा ठोक सकते हैं। लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी की इन 12 सीटों में सबसे दिलचस्प बात और चौंकाने वाली बात भी आपको लग सकती है, वो ये है कि ये सभी सीटें जो हैं वो पश्चिम की नहीं है। इनमें से पूर्वांचल की भी एक सीट है। वो कौन सी सीट है और आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पूर्वांचल में कहां पहुंच गई अपनी किसी सीट पर दावा ठोकने के लिए, इस बात को भी हम डिसाइफर करने की, इस गुत्थी को भी समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जयंत चौधरी अपनी तरफ से जो भी प्लान बनाएं, जो भी रणनीति बनाएं, जितनी भी सीटों पर दावा ठोकें, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें सीट देंगे कितनी, और क्या जयंत चौधरी भी उस त्रिकोण का हिस्सा बनेंगे जो फिलहाल हम वो तलखी जो फिलहाल हम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में देखते हैं। तो क्या सीट बंटवारे के मसले पर जयंत चौधरी की तरफ से भी हमें किसी तरह की कोई सौदेबाजी देखने को मिलेगी? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हमारे मौजूद हैं, आस मोहम्मद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जयंत चौधरी की राजनीति पर खास तौर पर पैनी निगाह रखते हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी सीटें हैं जिन पर जयंत चौधरी अपना दावा ठोक रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ हैं लखनऊ से, इंडिया टुडे के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खास तौर पर प्रशांत की निगाह रहती है। साथ ही हमारे साथ हैं कुमार कुणाल, जो कि हमारे सहयोगी चैनल आज तक के वरिष्ठ संवाददाता हैं और एडिटर हैं वहाँ पर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खास तौर पर दिल्ली के अलावा पश्चिमी उत्तर
प्रदेश से कुमार कुणाल को खासा प्यार है, तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आस मोहम्मद, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। रामाशीष राय जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी की पार्टी के, उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 5 दिसंबर की एक बैठक का जिक्र किया और कहा कि हम 12 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ज़रा बताइए हमें कि कौन सी सीटें हैं जिन पर जयंत चौधरी की नज़र है और ये 5 दिसंबर की बैठक आखिर क्यों खास हो सकती है? हाँ, बहुत धन्यवाद नीरज जी। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है और वो ये है कि जो 2024 के चुनाव में अब 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी जो है बहुत कॉन्फिडेंट है। जिस प्रकार के भी नुकसान होने की संभावना जो दिखाई दे रही है गठबंधन होने की स्थिति में या ना होने की स्थिति में, या समाजवादी पार्टी के बयानों के बाद भी जिस तरह की भी स्थिति है, उस तरह से अगर आप लोकदल के नेताओं का रिएक्शन देखें तो बात बिल्कुल साफ सुथरी है और वो ये है कि वो अपने पोजीशन को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट है। तो ये 12 सीटें मांगने की जो बात आई है ये उनके कॉन्फिडेंस आई है और हालांकि इसकी बहुत अधिक संभावना है नहीं, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक जानकारी है कि 5 दिसंबर में जब ये बैठक होगी तो उस समय भी क्या बात की जाएगी, तो उसमें भी लोकदल के 80% से ज्यादा पदाधिकारी जयंत चौधरी से ये कहने वाले हैं कि हम लोग जो है वो 12 सीटों पर, अलग बात है कि हम मांग लें लेकिन हम लोग 12 सीटों पर लड़ने का मन हमारा है नहीं, 8 सीटों पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये 8 सीटें कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं और उन्हीं पर हम दम लगा के चुनाव लड़ेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 8 सीटों में से 5 या 6 सांसद अपने बना के ले जाएं। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर एक बहुत बड़ी पार्टी बन जाएंगे। ये 8 सीटें हैं: फतेहपुर सीकरी, आगरा, हाथरस, बागपत, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर और नगीना। नगीना को लेकर के वो अलग सी एक बात है, वो ये है कि वहां चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जयंत चौधरी जो है वो उनसे अपनी निकटता को लेकर के वो ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर को वहां पर उनके लिए टिकट मांग रहे हैं। एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति ये है कि मेरठ भी लोकदल मांग रही है मनीषा अहलावत के लिए, जो उनकी प्रवक्ता भी है। संभवतः होने की बात आप कर रहे हैं कि बात में पहले आई थी, लेकिन मेरठ में क्या है कि वहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा मुकाबले की स्थिति में है नहीं, भाजपा बहुत स्ट्रांग है, तो लोकदल वहां पर लड़ना चाहती है और वही फाइट में रहने की अगर विपक्ष लड़ती है तो संभावना है, वरना सपा की तो कोई संभावना है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक तो ये है, दूसरी ये है कि जो मुजफ्फरनगर की सीट है इसको लेकर के जो है वो बहुत कैराना, मैं बीच में माफी चाहता हूं मैं नहीं बता पाया था आपको, कैराना पर लेकर, कैराना और मुजफ्फरनगर 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कंफर्म लगभग लोकदल ने अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि वहां पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स, हरिंदर मलिक जो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के हैं और जाटो में एक नेता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उनके माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन लोकदल कैराना भी लड़ना चाहती है और मुजफ्फरनगर भी लड़ना चाहती है। दोनों स्थितियों में समाजवादी पार्टी जरूर सहारनपुर की तरफ जा रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की एक्टिविटी पिछले कुछ समय में अखिलेश यादव जी के माध्यम से आई है, यहाँ लोकदल से चूंकि रिलेटेड है बात, इसलिए कनेक्ट करना आवश्यक हो गया है। तो जिस तरह की एक्टिविटी लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट पर दिखाई या बयान से दिखाई, उससे एक बात की संभावना दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता कि नेताओं के बीच में क्या बातचीत हो रही है, वो तो प्रशांत लखनऊ में बैठे एकदम कायदे से बता देंगे, कुणाल दिल्ली से बता देंगे, लेकिन मैं आपको स्थानीय बता रहा हूँ। स्थानीय लेवल पे ये चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर भी जाती है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बसपा गठबंधन में आ जाएगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो तब भी लोकदल की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह स्ट्रांग रहेगी। यानी कांग्रेस से भी लोकदल के अच्छे रिश्ते हैं, बसपा के साथ भी वो ठीक ठाक स्थिति में है, सपा के साथ भी ठीक ठाक स्थिति में है, तो लोकदल का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो ये है जो स्थानीय स्तर पर बातचीत की जा रही है, वो ये है कि अखिलेश यादव अगर अपने इसी रवैये को कायम रखते हैं जिसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनका राजनीतिक कैरियर 25 सीटें लोकसभा की जितनी उनको विधानसभा मिली हैं उस गणित के हिसाब से देखें तो बनती हैं, तो वो 2 या 3 लोकसभा सीटों पर सिमट जाएंगे और बहुत घातक उनके राजनीतिक कैरियर के हिसाब से हो जाएगा। 3 दिसंबर की बात जिसकी आपने की नीरज जी, बिल्कुल वही स्थिति है। 3 दिसंबर को अगर रिजल्ट में यह आ गया कि 5 राज्यों में से 4 में कांग्रेस जीत गई या 3 में कांग्रेस जीत गई, तो स्थिति और भी विकट हो जाएगी। यहां पर मुसलमानों में खासकर, चूंकि वो विपक्ष का बड़ा वोट बैंक है, इसलिए मुसलमान शब्द का मैंने प्रयोग किया है कि वो विपक्ष का बड़ा वोट बैंक है, एक तरफा पड़ रहा है विपक्ष को। मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। कांग्रेस को गठबंधन से बाहर नहीं रखना चाहते। अखिलेश जब जब टिप्पणी करते हैं, अखिलेश के नेता जब जब टिप्पणी करते हैं तो मुसलमानों की तरफ से स्थानीय स्तर पर रिएक्शन आने लगा है।
जयंत को जी। लेकर के बहुत पॉजिटिव है, जयंत को हम्म। लेकर बहुत पॉजिटिव है। इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप मान लीजिए नीरज जी, मैं प्लीज इसको एक बार क्लियर कर दूं कि लोकदल जो है उनके लोग उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो सिर्फ 8 सीटों पर लड़े, 12 पर ना लड़े, उनके पदाधिकारी भी कह रहे हैं, और इन 8 में से 6 जीत करके आए। जी नीरज जी। जी बिल्कुल। तो 12 सीटों का दावा, सीटों पर दावा रहेगा और लक्ष्य है कि 6 सीटें कम से कम जीत कर आएं ताकि लोकसभा में अपनी एक मजबूत मौजूदगी वो जता सकें। प्रशांत, ये जो 12 सीटें हैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि रामाशीष राय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक देवरिया सीट का भी नाम लिया था। अब ये पूर्वांचल की एक सीट पर जयंत चौधरी की पार्टी का दावा, ये कई लोगों को चौंकाता है। कोई पुराना रिश्ता है क्या देवरिया के साथ आरएलडी का? राम आशीष राय खुद लड़ने के इच्छुक हैं और उसी इलाके के वो रहने भी वाले हैं और वो भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राम आशीष राय। और हमारे स्टूडियो भी यूपी तक के वो यहाँ पर आए थे और हमने उनसे मुलाकात की, तभी उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि देवरिया में कौन चुनाव लड़ेगा, तो तभी से लग रहा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राम आशीष राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आखिर नहीं मान सकते हैं। वो एक हर पार्टी अपनी एक तैयारी करती है। पिछले दिनों जब मनीषा जी हमारे शो में थी तब उन्होंने भी कहा था कि 1 दर्जन से अधिक सीटों पर आरएलडी तैयारी कर रही है, और मनीषा जी खुद भी इंटरेस्टेड हैं चुनाव लड़ने को लेके। हम सब जानते हैं, लड़ भी चुकी हैं विधानसभा का चुनाव। तो इसी तरह हर लीडर आरएलडी में जो है वो खुद भी चुनाव लड़ना चाहता है। तो इस वजह से वो अपनी अपनी सीट मान के चल रहे हैं। 2022 का मैं आपको बता दूं, जब 2022 में आरएलडी जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन के समय सीटें मांग रही थी, तब भी पूरब की 2 सीटें मांगी थी। एक सीट का तो मुझे कंफर्म पता है कि बस्ती की एक सीट थी जो आरएलडी चाहती थी। वहां पर ऐश्वर्य राज सिंह एक इनके नेता हैं जो पहले इनका सोशल मीडिया भी हैंडल करते थे, वो वहां से इच्छुक थे लड़ने के। उन्होंने बहुत कोशिश करी और आरएलडी ने भी ये प्रस्ताव रखा कि बस्ती की एक सीट अगर मिल जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को पूर्व में कोई सीट नहीं दी, मध्य में कोई सीट नहीं दी, और इवन की जयंत चौधरी इनसे प्रचार भी इधर नहीं करवाया कि जयंत चौधरी ने बहुत पूर्व में आके प्रचार किया हो। तो वो गठबंधन की पूरी शक्ल पूर्वी यूपी में नहीं दिखी थी। इस बात को लेकर भी आरएलडी थोड़ी आहत थी। हालांकि सीटें जो उनको मिल गई थी वो शायद एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल गई थी। वो एक्सपेक्ट तो हालांकि खूब कर रहे थे, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से पूछें या किसी से भी पूछे तो वो ये बात जरूर कहेगा कि 2022 में आरएलडी को सीटें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिली थी। लेकिन हाँ, पूर्वांचल की सीट नहीं मिल पाई थी। इस बार राम आशीष राय भी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि एक सीट इसी बहाने से उनको भी मिल जाए। तो इस वजह से ये प्रेशर टैक्टिक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर गठबंधन का हिस्सा और महागठबंधन यहाँ पर होगा तो आरएलडी को 12 सीटें दी जाएंगी। हो सकता है आरएलडी को 4, 5 या मैक्सिमम 6 सीटों तक ही रखा जाए, जो कि हम लोग देख रहे हैं। और कई सीटों पर बड़ा पेच भी फंसेगा। मुजफ्फरनगर सीट है, कैराना सीट है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है तो आरएलडी जो है वो हरीन मलिक को वहां से लड़ाने के इच्छुक नहीं है। मुजफ्फरनगर से जो पंकज मलिक के पिता हैं, जो पंकज मलिक अभी विधायक भी समाजवादी पार्टी में, पहले वो कांग्रेस में थे और राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं हरीन मलिक। लेकिन ये बात भी सच है कि वो मजबूत भी हैं वहां पर। तो समाजवादी पार्टी चाहती कि मुजफ्फरनगर में हरीन मलिक लड़े, लेकिन आरएलडी जो है वो पूरी तरीके से नहीं चाहती। तो मुजफ्फरनगर पेच फंसेगा। मुजफ्फरनगर का एडजस्टमेंट करने के लिए शायद ये लोग कैराना मांगे कि क्या अगर कैराना हमको दे दीजिए। कैराना में भी इकरा को लेके चर्चा है कि वो उनको चुनाव लड़ाया सकता, तो वहां पर भी सिंबल को लेके फंसेगा। बिजनौर को लेकर भी आरएलडी इंटरेस्टेड है, नगीना को लेकर भी आरएलडी इंटरेस्टेड है। नगीना को लेकर चंद्रशेखर की लगातार मुलाकातें जयंत चौधरी से होती रही हैं। अगर बीएसपी अलायंस में नहीं आती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस चंद्रशेखर को हम लोग अलायंस में देखेंगे। इसी वजह से शायद उनका रुका भी हुआ है। अभी क्लैरिटी 30 दिसंबर तक शायद मुझे लगता है क्लैरिटी हो जाएगी कि चंद्रशेखर इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इस तरह की कई सीटें हैं जिस पर बात फंसेगी। हर पार्टी अपनी तैयारी करती है। कांग्रेस कह रही हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी 65 सीट की बात करी चुकी है, 80 सीटों पर तैयारी और 65 सीटों पर लड़ने की बात इंटरनल मीटिंग में करी चुकी है। तो अभी जो है वो सब जोर आजमाइश का दौर है। आरएलडी भी अपनी जोर आजमाइश कर रही है कि 12 सीटें 14 सीटें ये हैं जहां पे हम लड़ना चाहते हैं। लेकिन इनमें से अगर आप सीरियसली पूछे तो 5 से 6 सीटें ऐसी हैं, फतेहपुर सीकरी, मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना और मेरठ भी एक सीट हो सकती है अगर समाजवादी पार्टी वहां पे न लड़े, और मथुरा, क्योंकि जयंत चौधरी वहां से सांसद रहे। ये 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुझे लगता है आरएलडी अपना दावा ज्यादा मजबूती से रखेगी रेदर देन अदर सीट्स पर। अमरोहा भी ऐड कर लीजिए।
अमरोहा मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर अलायंस रहेगा तो समाजवादी पार्टी चाहती है वो ले ले, लेकिन समाजवादी नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, माफ करिएगा, बीजेपी चाहती थी अगर अलायंस का हिस्सा आरएलडी बने तो वो अमरोहा सीट आरएलडी, क्योंकि बीजेपी चाहती जो पश्चिम में वो सीट नहीं जीत पाए हैं, अगर आरएलडी हमारे साथ आती तो हम उसको दे देते, लेकिन आरएलडी शायद एग्री नहीं है। अमरोहा में दिलचस्पी जरूर है, इधर क्या नाम है, इधर जयंत चौधरी अमरोहा दौरा भी करा उन्होंने, और इधर शायद उससे पहले भी अमरोहा गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि अमरोहा समाजवादी पार्टी खुद लेना चाहेगी। वाकई अभी तो काफी गुणा भाग जमा घटा काफी कुछ वाकई ही जो है तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियां जोरों पर हैं। कुमार कुणाल, आपको क्या लगता है, जयंत चौधरी पिछले कई महीनों से जो है वो बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हम उन्हें नहीं देखते हैं अपने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ हो, बीजेपी पर तो वो एग्रेसिव दिखते हैं, लेकिन जिस तरह की तलखी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में नज़र आती है वो उससे दूर हमें जयंत चौधरी दिखते हैं। कुल मिलाकर वो एक स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जैसा आस मोहम्मद ने भी कहा, तमाम पार्टियों से उनके रिश्ते जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी जिस तरह से अपने सीटों पर दावा कर रहे हैं तो वो इंडिया गठबंधन में कितनी मजबूती से बने रहेंगे, क्या आपको लगता है, या फिर वो गठबंधन का जो धर्म होता है वो आपको लगता है कि निभाएंगे, या फिर इस बार सीटें उनके लिए महत्वपूर्ण होंगी कि भैया बाहर निकल के सीटें अगर ज़्यादा मिल रही हैं तो मैं ज़्यादा सीटों पर लड़ूं? देखिए, बड़ा रोचक जो अभी स्थिति बनी हुई है वो बड़ी रोचक है। अब दिक्कत क्या है, क्या कि अभी जयंत चौधरी को आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पब्लिक प्रोग्राम्स में तो जा रहे हैं लेकिन मीडिया से थोड़ा बच रहे हैं। अब ये राय साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राय साहब का कद आरएलडी में कितना है वो हम सब जानते हैं कि बहुत ठीक है, आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आपके कहने से कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो एक तरीके का शिगुफा है जो छोड़ा जाता है और जानबूझ करके छोड़ा जाता है। ये एक तरीके से पब्लिक पोस्चरिंग है कि हम 12 सीट बताएंगे, उसके बाद हम एक ग्राउंड लेंगे, एक हाई ग्राउंड लेंगे, उसके बाद आप आइए मोल भाव कीजिए आप क्या कीजिए करेंगे। देखिए, मेरी बात जब हुई थी जयंत चौधरी से, जब मेरी मुलाकात आखिरी बार हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन में, आप 2 मीटिंग में जा भी चुके हैं, आप करने क्या वाले हैं, क्या होता है। तो उनका कहना था कि देखिए, अभी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी स्टेट लेवल की नहीं बनी है, अभी तो हम जाते हैं इतनी बड़ी मीटिंग में, अब वहां पर तो उत्तर प्रदेश को लेकर के सिर्फ बात तो होगी नहीं, वहां पर तो अलग अलग राज्यों के से जो प्रतिनिधि हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, वो आएंगे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है इंडिया की मीटिंग में, या फिर सीपीआई आती है, उनसे हम क्या बात करेंगे। बात तो तब होगी जब उत्तर प्रदेश के जिनका स्टेक है वो पार्टियां एक साथ बैठेंगी, उनका स्टेट लेवल का कोऑर्डिनेशन कमिटी गठित होगा। तो देखिए, 3 तारीख तक तो कोई चर्चा होनी नहीं है, क्योंकि खासतौर पे जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो अभी चुनावों में व्यस्त है और उन्होंने साफ कर दिया कि 3 तारीख तक अभी मीटिंग का दौर नहीं होगा। 3 के नतीजों के ठीक बाद 3 से ही संसद का सत्र भी शुरू होना है। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक रणनीति यहां भी बनेगी कि किस तरीके से बीजेपी को घेरा जाए, एनडीए को घेरा जाए। उसके बाद 5 तारीख को ये जो मीटिंग है ये इसलिए अहमियत रखती है कि संसद का सत्र भी चलेगा, नतीजे भी आ चुके होंगे और सामने बिल्कुल आपका लोकसभा चुनाव है। तो वहां पर एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है, एक तरीके से ये भी कहना है कि अखिलेश साथ में होंगे, मायावती साथ में होंगी, कांग्रेस साथ में होगी, ये तय नहीं किया है आरएलडी ने। एक बात बिल्कुल साफ है, अभी जो एक ही जो बात जो उनके बयानों से निकल करके आता है वो यही आता है कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ये बात अभी स्पष्ट नहीं है। अब देखिए, पिछली बार अगर आप सीटों के नंबर पर जाते हैं तो पिछली बार कितनी सीटें लड़ी थी आरएलडी ने। वो आए थे, जो महागठबंधन हुआ था बीएसपी का, समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का, उसमें 3 सीटों पर लड़े थे और तीनों सीटें हार गए। बागपत था, मुजफ्फरनगर था और मथुरा था। बाप बेटे दोनों हारे थे, मथुरा की सीट भी हार गए थे। तो अब स्थिति ये है कि 3 सीट पिछली बार सिर्फ मिली थी। उससे पिछली बार कितनी मिली थी, मुझे जहां तक याद है 2014 में 8 सीटों पर लड़े थे।
उसमें सिर्फ उसमें भी एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। जयंत और अजीत सिंह 2 नंबर पर लड़े थे। उसमें आपको मजेदार बात यह थी कि उसमें राकेश टिकैत भी लड़े थे आरएलडी से, और आरएलडी से चौथे नंबर पर रहे। अब ये तमाम जो चीजें हैं ये 2014 में हुआ था, और 2009 में जब चुनाव लड़े थे तो लड़े थे बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ लड़े थे तो मुझे जहां तक याद है 6 या 7 सीटें जीते थे, और अच्छी खासी मुझे लगता है कि वो सबसे जी कुमार जी आप कंटिन्यू करिए। जी, तो उस समय जो जीते थे उसमें मुझे जहां तक याद है कि बिजनौर जीते थे, अमरोहा, बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, नगीना, हाथरस, ये उन्होंने कंटेस्ट किया था, और इसमें से शायद बागपत जीते थे अजीत सिंह, जैन चौधरी मथुरा से जीते थे, और बिजनौर, हाथरस और अमरोहा 5 सीटें वो जीत पाए थे। तो ये स्थिति बनी थी 2009 में जब वो बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। तो स्थिति है कि चुनाव लड़ने के लिए तो 7-8 सीटें एक मोटा मोटा आपको लगता है क्या कि वो आधार है जहां पर आरएलडी चुनाव लड़ती है, और सीटें भी लगभग तय हैं। जो बात आज साहब ने भी की, प्रशांत ने भी की, तो सीटों को चुनना बहुत मुश्किल नहीं है कि कौन कौन सी सीटों पर उनकी मजबूत प्रेजेंस है, किन किन सीटों पे वो लड़ना चाहते हैं। वो 7-8 सीटें फिक्स हैं, और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लड़ लेंगे, देवरिया की क्या लड़ेंगे और जीतेंगे, कहां से लाएंगे वोट लाएंगे, ये सब केवल वो हम कहते हैं ना गप की बात है कि गप करने के लिए तो हम कहीं पे भी लड़ लेंगे। अब राजस्थान में भी मांग ले, भरतपुर उनको मिला, 1 सीट जाकर के दिया और उस पर लड़ रहे हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन एक बात इसमें समझने वाली है कि जयंत आज की तारीख में कांग्रेस से ज्यादा करीब है, अखिलेश से करीबी थोड़ी बढ़ी है, दूरी बढ़ी है। तो ये जो है कांग्रेस के करीब आने का क्या मतलब है, कांग्रेस से वो ज्यादा सीट ले सकते हैं। अखिलेश के साथ गठबंधन में जाएंगे तो उनको सीटों का संकट होगा। बड़ी पार्टी है, एल्बो लेंथ कम है, आप किसको मारेंगे, किसको वो खून ही नहीं करते हैं कि अभी आपको थोड़ा खिसकी हमें जगह दीजिए बैठने के लिए। वो एल्बो लेंथ ये तो कई महीनों से दिखा रहे हैं ज्यादा मिलेगा। जैसा आज भाई कह रहे थे कि मुसलमानों में अभी कांग्रेस का सिक्का थोड़ा ज्यादा चल रहा है, तो वहां पर भी उनको लगता है क्या कि उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा। जाट अपने हैं ही, मुसलमान साथ में आ गए तो एक वेस्टर्न यूपी का थोड़ा सा मजबूत आधार बन जाएगा। तो कांग्रेस को भी थोड़े से मुस्लिम्स के अलावा और बाकी लोग चाहिए, तो उसमें शायद जयंत चौधरी साथ आने से मजबूत बनता है। और अगर मायावती आ गई तो दलित, जाट, मुस्लिम, ये तो वेस्टर्न यूपी का एक अभेद किला बनाते हैं अगर इस तरीके का कुछ गठबंधन बनता है। तो यहां पर अखिलेश की भूमिका वेस्टर्न यूपी में थोड़ी कम है, इसीलिए शायद जयंत सोचते होंगे कि अगर वो किसी के साथ जाए तो उनके साथ कुछ वोट बैंक एक्स्ट्रा जुड़े, ऐसा कुछ हो, ना कि सिर्फ उन्हें देना ही देना पड़े, मिले उन्हें कुछ नहीं। जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने बताई जी। जैसे जो आस मोहम्मद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ, देखिए ये बड़ा रोचक है कि मसला तो सीट का अभी है ही नहीं। मसला तो यह है कि जयंत चौधरी के मन में चल क्या रहा है। जयंत चौधरी के मन में कांग्रेस चल रही है कि समाजवादी पार्टी चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी चल रही है। क्योंकि एक जो आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में एक बात कही कि आरएलडी का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, तो ज़रा उस हाई कॉन्फिडेंस का भी रियलिटी चेक कर लें कि राजस्थान में चुनाव हुआ, कुमार कुणाल जी ने उसका जिक्र भी किया, तो उनको 1 सीट मिला गठबंधन धर्म में, जबकि पिछले चुनाव में वो 2 सीटों पर लड़े थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 50% सीटें कम पर उनको समझौता करना पड़ गया कांग्रेस से। तो क्या आरएलडी कांग्रेस से जिस तरीके के समझौते कर रही है उसका एक व्याख्या तो ये भी है ना कि आरएलडी के पास रास्ता ही नहीं दूसरा बचा है। उसने एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करके अपना जो बेस बनाया है, अब 2024 के चुनाव से पहले वो कोई दूसरा रास्ता अपना नहीं सकती है। तो इसे केवल प्रेशर टैक्टिक्स ही तो माना जाएगा ना कि आप कह रहे हैं हम 12 सीटों पर लड़ेंगे, और इतिहास बताता है कि आप कभी 4 सीटों से अधिक गठबंधन में आपको मिला ही नहीं है, 4 से 5 सीटों से अधिक। तो इसे क्या समझा जाए कि आरएलडी का ये ओवर कॉन्फिडेंस है या जयंत की प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्योंकि कॉन्फिडेंस तो तब ना आएगा आस मोहम्मद भाई साहब जब आप कोई चुनावी नतीजा कोई बड़े फलक पर दिखा दे। अखिलेश यादव तो कह सकते हैं कि गठबंधन के बावजूद अगर गठबंधन की सीटें हटा भी दे तो अखिलेश यादव जिन सीटों पर जीते हैं
में उनका वोट शेयर 37% का है, तो वो कह सकते हैं कि हम 29% हमारा बेस्ट था, हम 37% पर आए हैं, हमने 8% अपना जनाधार बढ़ाया है। जयंत चौधरी क्या कहेंगे? अमीश जी देखिए, ये आरएलडी जो है ये गांव, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग की राजनीति करती है। और चूंकि किसानी से जुड़ी हुई बात है और आप भी एक किसान के बेटे हैं, तो हमारे यहाँ वेस्ट में एक कहावत है कि जब बाघ लंबी छलांग मारता है तो पहले 2 कदम पीछे हटता है। और राजस्थान में जिस सीट की बात आपने की, तो जो सीट पे आरएलडी इस समय चुनाव नहीं लड़ रही है, वो 30,000 वोटों से पिछली बार हार गई थी उस सीट को, विधानसभा का चुनाव। और जिस सीट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वो भरतपुर है, जहां से गर्ग साहब जीते थे, मिनिस्टर बने थे। तो एक स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति ये है कॉन्फिडेंस की वजह, जो कुणाल साहब ने बीच में कहा ना कि देखिए जयंत चौधरी जो हैं उनके पास बड़ा ये भी है कि उनको भारतीय जनता पार्टी भी, उनको बसपा, कांग्रेस, जितने राजनीतिक दल हैं वो सबकी जरूरत है। इसकी वजह, उनकी जरूरत की बहुत बड़ी कारण उनका कार्यकर्ता है। उनका कार्यकर्ता जो है वो बेजोड़ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके मुकाबले कार्यकर्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो बूथ तक जाता है, लड़ता है, एक एक वोट पर संघर्ष करता है। अगर बूथ पे वोट डालते समय आधार कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, तो वो पीठासीन अधिकारी से बाकायदा वकालत करता है, लड़ाई करता है, बहस करता है। क्यों मुझे आप दूसरी किसी राजनीतिक दल के पास ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो इतना एक एक वोट पर इतना लड़ने का मादा रखता हो। अगर कोई 80 साल का, 85 साल का बुजुर्ग व्यक्ति महिला परिवार में है, उसको गोद में उठा के ले जाता है वोट डलवाने के लिए, लेकिन 100% मतदान कराने। तो क्योंकि मैं किसी पार्टी के तरफ से पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़े अपनी पार्टी को लेकर अग्रेसिव माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं एक्चुअली वो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का एरिया है उसमें उनके कार्यकर्ता उतने अभी आप देख लीजिए बागपत में जिला पंचायत में, आपने चूंकि सवाल उठा दिया अमीश जी, इसलिए मुझे जवाब देना की इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी है। देखिए बागपत में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता थे, बदलगीर थे, अखिलेश यादव जी के राइट हैंड है, उनके नजदीक रहते हैं, उनके हाथ से पर्चा छीन के ले गए उदयवीर सिंह। लेकिन बागपत में जब इस तरह का ड्रामा होने लगा तो 50,000 लोकदल का कार्यकर्ता सड़क पर उतर गया। और जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो बागपत में आरएलडी का है। तो ये तो वो ये कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, तो ये तो दिखाई देता है कि किसका कार्यकर्ता कितना मजबूत है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको, और चूंकि ये भी एक अच्छी बात है तो ये बताना इस समय जरूरी है, और वो ये है कि देखिए ये जो कांग्रेस वाली बात कुणाल साहब ने कही है ये बहुत अच्छी बात है। अभी 3 दिसंबर को बाद आप भी अभी यूपी तक के 90 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, और उसके बाद जो तेजी आएगी आप देखना 1 करोड़ आप अभी पार कर लेंगे, क्योंकि यूपी 3 दिसंबर के बाद में भयंकर राजनीति होने वाली है, भयंकर राजनीति। और इतनी भयंकर राजनीति, उसका केंद्र ही पश्चिम उत्तर प्रदेश रहेगा। यहां पर अगर ये समीकरण बन जाता है कि बसपा गठबंधन में आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 75 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। बहुत आपको आधी सीटों के आसपास आने की संभावना रह जाएगी, 40-50 भी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी क्या है, मैं अभी चूंकि ये चर्चा है तो बता देता हूं। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, अखिलेश यादव ये जाट पॉलिटिक्स का दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि हरेंद्र मलिक यहां से चुनाव लड़ेंगे। चारू यहां से चुनाव लड़ सकती हैं जो जयंत चौधरी की धर्मपत्नी है। इसके अलावा कैराना में एक दबाव बनना शुरू हो गया है, वहां से इंटरनल आवाज आने लगी है। इकरा हसन और उनके समर्थकों का कहना है कि हम आरएलडी से ज्यादा कंफर्ट है चुनाव लड़ने में समाजवादी पार्टी के बनिस्पत। यहाँ का जो मुसलमान है वो ऑलरेडी 70% समाजवादी पार्टी के सामने आकर भी आरएलडी की तरफ शिफ्ट होने लगा है। एक बात जरा इस बात को समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये ग्राउंड रियलिटी आ रही है कि वो आरएलडी के चिन्ह पर ज्यादा कंफर्टेबल है, तो ऐसा क्या है और क्यों है? इसका एक ही शब्द है बहुत कायदे से, वो है वफादारी, मोहब्बत। जाटों ने और मुसलमानों ने एक दूसरे के प्रति 2013 के दंगे को भुला करके वफादारी दिखाई है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज मैं समझता हूं कि यहां पर जो है कहीं नहीं गई अब तक, वो ये है कि यहाँ चूंकि किसान वर्ग जो है उनके एक जैसे मुद्दे हैं। गन्ने का मुद्दा है वो एक जैसा है, और दूसरे मुद्दे हैं वो एक जैसे हैं, अधिकारियों से काम लेने का मुद्दा है वो एक जैसे हैं, और वो चूंकि वो सबका एक इश्यूज है, एक इश्यूज होने की वजह से उनका साथ साथ रहना आवश्यक हो जाता है। फिर
रिजल्ट कैसे दिखाई दिया? रिजल्ट ऐसे दिखाई दिया कि 9 में से चूंकि 8 विधायक जीत गए और वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक तीसरी राजनीतिक पार्टी है, उसको हम राजनीतिक पार्टी नहीं कहते क्योंकि वो अपने नाम के आगे अराजनीतिक संगठन लिखते हैं, वो है भारतीय किसान यूनियन। तो यूनियन का भी वही एक गठजोड़ है, यही जो आरएलडी का है या फिर विपक्ष का है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर जो इस बात को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हैं कि ये नजदीक आ गए विपक्ष के तमाम लोग। एक तो लोग एक समान मुद्दों पर आ गए हैं, एक समान समस्याओं पर आ गए हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि गिल्ट फील करते हैं कि 2013 में हमारे साथ ऐसा। इस समय ये हो सकता है कि आपको वहां से पूर्वांचल में, आप चूंकि हैं पूर्वांचल के, तो वहां आपको ना दिखाई देता हो, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत आरएलडी के कार्यकर्ताओं की, आरएलडी के नेताओं की स्थानीय शासन प्रशासन पर दबदबा है। इनके काम जो है लगातार हो रहे हैं, इनके इश्यूज को सुना जा रहा है, अधिकारी इनको हल्के में नहीं लेते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आम आदमी के दृष्टिकोण से। पश्चिमी यूपी के जाट समाज को कौन कार्यकर्ता हो चाहे कार्यकर्ता नहीं हो। मैं आस भाई, आपने बड़ी व्यवहारिक बात कही है, ये एक व्यवहारिक पहलू है। और चूंकि आपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर की बात की तो आपके मुंह में घी शक्कर। 3 तारीख के बाद की राजनीति को हम लोग और बढ़िया और विस्तार से कवरेज देंगे। मैं फिलहाल प्रशांत भाई आपके पास आता हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं अपने दर्शकों के लिए कि जो सवाल मैंने आज जी से लिया कि सीट तो दिगर बात है। अभी कुमार कुणाल जी ने भी कहा कि देवरिया कह लीजिए, बलिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो भी मन करे वो सीट मांग लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या जयंत चौधरी जो प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं उसको करने की जमीन उनके पास है? क्योंकि वो जमीन राजस्थान में नजर नहीं आई। वो 2 से उनको 4 सीटें की तरफ बढ़ना चाहिए था, वो 2 से 1 सीट पर गठबंधन में लौट कर चले आए। और इस बात पर उन्होंने पानी डालने की कोशिश की, मट्टी डालने की कोशिश की। उनके पार्टी के नेताओं ने जब इस पर सवाल उठाए गए कि कांग्रेस ने क्या आपके साथ धोखा किया, वो एक कदम आगे बढ़ गए। अखिलेश यादव को नैतिक शास्त्र की ज्ञान बताने लगे कि नहीं, सीट नहीं मिला है, चलिए ये विधानसभा चुनाव का गठबंधन, ये तमाम बातें। मेरा सवाल यह है कि क्या आरएलडी के पास कोई दूसरा रास्ता भी है कांग्रेस को छोड़कर, अखिलेश को छोड़कर चले जाने का? क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति तो बिल्कुल पत्ते तो पूरे फेंक दिए हैं ना उन्होंने। रास्ता तो बहुत बड़ा है, बीजेपी के साथ जाने का है नहीं इतना बड़ा रास्ता। लेकिन मतलब बीजेपी में अभी भी एक सेक्शन को लगता है कि जयंत चौधरी जो है 4 राज्यों के चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद उनकी तरफ आ जाएंगे। ये ऐसा बीजेपी के कुछ लोगों को लगता है। मेरी मुलाकात कुछ नेताओं से हुई पिछले दिनों, तो उनको अभी भी ये उम्मीद है। लेकिन जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स को पिछले 6-8 महीने में, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी फिलहाल ऐसा कुछ सोच रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे चमत्कारी नतीजे आ जाएं 5 राज्यों के चुनाव में तो बात अलग है, लेकिन आज की स्थिति में जयंत चौधरी शायद इंडिया अलायंस के साथ ही रहना चाहें, इसीलिए वो उस जाट मुस्लिम यूनिटी पर काम भी कर रहे हैं काफी दिनों से। अब बीजेपी के साथ जाएंगे तो उन्हें टोटली बीजेपी के ही पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा पूरी तरीके से। और हालांकि उसका एक कारण ये लगता है कि सिंबल जो उनका खतरे में है, तो कहीं ना कहीं ये रीजन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में रहता होगा। जो बीजेपी से उनके तार जुड़ते रहते हैं, उनके पार्टी के भी कुछ लोग गाय बगाए कहते रहते हैं कि अभी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन जो सीरियस लोग हैं पार्टी में, जो जिनके जयंत चौधरी करीबी हैं, उनका कहना है कि जयंत चौधरी इंडिया अलायंस के साथ ही रहेंगे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी को आज की स्थितियों में यही सूट करता है। इसलिए आप देखिए कि वो मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ज्यादा एक्टिव है पिछले 6-8 महीने से। और भाईचारा जिंदाबाद समेत कई उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम भी चलाए और आने वाले टाइम पे भी वो ऐसा प्लान कर रहे हैं चलाने का। 5 तारीख को जो बैठक जिसकी बात अभी हो रही थी, तो उस बैठक में भी आगे का दिशा तय होगी। इसीलिए 5 तारीख को बैठक बुलाई कि 3 तारीख के नतीजे आ जाएंगे तो हम आगे की दिशा तय कर लेंगे कि किस तरफ जाना होगा। लेकिन मोटा मोटा कहीं ना कहीं मन में यही है कि इंडिया अलायंस के साथ ही चलना है। तो उसका फायदा देखिए, जयंत चौधरी फ्यूचर के हिसाब से सोच रहे हैं कि फ्यूचर पॉलिटिक्स में क्या है, कैसे वो अपने आप को वहां पर जाट मुस्लिम यूनिटी का एक बड़ा एक सिंबॉलिक तौर पर जान रहे हैं कि वहां पर समाजवादी पार्टी, अगर आप रामपुर मुरादाबाद क्रॉस करें तो उसके आगे इतनी मजबूत नहीं है पश्चिम यूपी में। वहां पर एक विकल्प बचता है और बीएसपी जो है वो कमजोर होती जा रही है। बीएसपी का भले ही अभी भी वोट वहां मौजूद है, लेकिन बीएसपी फाइट में जो है अभी भी उस तरीके से नहीं रहती है। तो ऐसे में जयंत चौधरी अपने आप को जाट मुस्लिम यूनिटी का एक सिंबल के तौर पे स्टैब्लिश करने में जुटे हैं। तो मुझे लगता है कि वो इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे। और कांग्रेस के साथ जो उनकी करीबियां बढ़ रही हैं उसका कारण मुझे लगता है ये कि वो कांग्रेस के थ्रू
थ्रू जो है वो अपने लिए एक डील कर सकेंगे सीट को लेकर। जो सीटों पे पेच फंसा है वो उसमें शायद कांग्रेस उनकी मदद कर दे और सपा से बात कर ले कि नहीं ये सीट जयंत को जानी चाहिए। कांग्रेस के थ्रू वो चंद्रशेखर की एंट्री करवा सकते हैं अलायंस में। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं और कांग्रेस की तमाम राज्यों में सरकारें हैं। जयंत चौधरी को फ्यूचर की पॉलिटिक्स देखनी है। जयंत चौधरी की कांग्रेस में जो जाट नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा समेत बाकी नेताओं से संबंध अच्छे हैं। तो इस यही कारण है कि वो कांग्रेस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आज की स्थिति में। और शायद ये लोकसभा का इसे समय मान लीजिए, विधानसभा के समय वो अखिलेश यादव के करीब ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो ये पॉलिटिक्स में इंसान जो है वो मौसम का अंदाजा लगा लेता है कि कहाँ क्या चीज है, और वो इस चीज को समझ रहे हैं कि पश्चिम में कांग्रेस के प्रति मुस्लिमों का रुख थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा है पूर्वांचल के तुलना में। तो इस वजह से वो लोकल सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्लस कांग्रेस में जो उनके संबंध है गांधी परिवार तक उसको ध्यान में रखते हुए वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसीलिए वो उस तरीके से बागी नहीं हुए जब सिर्फ एक ही सीट उनको दी गई राजस्थान में। कोई भी नेता होता मुझे लगता कि नहीं एक्सेप्ट करता एक सीट। जब आप 2 पे ऑलरेडी बात है, आप 5 चाह रहे हो, फिर आप 1 पे आ जा रहे हो। लेकिन जयंत चौधरी ने वहां पे एक बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन अब कुछ सोच के दिखाया होगा। अब ये तो 3 तारीख के नतीजों के बाद ही दिखेगा। ये बड़ी आपने अच्छे पॉइंट पर लाकर बात रखी है। मैं यहीं से लेने वाला था कि कुमार कुणाल जी, आप बड़े लंबे समय से राजनीति को कवर कर रहे हैं। आपने कांग्रेस की राजनीति को भी देखा है, जयंत चौधरी की राजनीति को आप देख ही रहे हैं। 3 तारीख को क्या होने वाला है, मतलब बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जो इंडिया अलायंस के बीच में बन रहा है, जो सर्वे कह रहे हैं, जो सर्वे का जो बीच का हम देखें कि कांग्रेस 3 राज्य जीत जाएगी, 2 हार जाएगी। राजस्थान हो सकता है न बचा पाए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जीत जाए और तेलंगाना में चमत्कृत कर दे, केसीआर को हरा दे। कुछ एक सर्वे ऐसा इशारा कर रहे हैं। इससे बेहतर तो कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस ने अब तक जो राजनीति की है वो इतनी उदार हो जाएगी कि जब 3 तारीख को उसके फेवर में रिजल्ट आ गया तो वो जयंत चौधरी के लिए 12 सीट और 10 सीट का कंसिडरेशन करेगी, या वो पहले अपनी सीटें डिमांड करेगी और अपनी सीटों के लिए पिच करेगी? एक चीज। दूसरी चीज कि अगर इस सिनेरियो को पलट देते हैं, कांग्रेस हार जाती है, तब तो उसके सामने बड़ी चुनौती ये रहेगी ना कि अखिलेश यादव से डबल डिजिट में सीट मांग ले उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस से क्या बात हुई है आरएलडी की ये तो पता नहीं, लेकिन बात अभी जो स्थिति आपने बताई कि क्या होगा 3 तारीख को और 3 तारीख का कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, 2 चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो या किसी भी राज्य का हो, उसकी तुलना में लोकसभा चुनाव की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल अलग होती है। मुद्दे अलग होते हैं, पार्टियां अलग होती हैं, लोगों का प्रेफरेंस अलग होता है। ये बिल्कुल हमें समझना पड़ेगा। यानी अगर हम देखें कि विधानसभा चुनाव में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नतीजों को ही देखें, कई सारे हमें पता है कि कैंडिडेट लड़ाए गए सिंबल अदल बदल करके। देखा गया कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के निशान पर नहीं जीत सकते हैं तो उनको आरएलडी का हैंडपंप दे दिया गया कि कम से कम चलिए भाईचारे वाली बात से आप जीत जाएंगे, और उसका असर भी हुआ कई सारी जगहों पे। तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी एक बात तो बिल्कुल आपने भी कही कि गांधी परिवार से रिश्ते अच्छे हैं। और एक बात देखिए ना कि जो सबसे अच्छे दोस्त हैं जयंत के वो हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भी राजस्थान का चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ चले जाते हैं, जाट नेता है राजस्थान के, जयंत के साथ गठबंधन नहीं करते हैं। होता तो वो कर सकते थे कि शायद हनुमान बेनीवाल के साथ वो बात कर लेते कि आप भी इनके लिए 2-3 सीट 5 सीट जो चाहिए था आरएलडी को वो छोड़ दीजिए, आप चुनाव लड़ लीजिए। ये 3 एक तरीके से 3 पार्टी आ जाती, तब चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी और हनुमान बेनीवाल ये 3 मिलकर के लड़ लेते और शायद फिर और मजबूत हो जाते। लेकिन आरएलडी ने कांग्रेस को चुना, 1 सीट ही दी कांग्रेस ने उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस को चुना। अब इसके पीछे भी कोई तो वजह होगी ना। एक तो ऐसा नहीं है ना कि 1 सीट दे दें, आप 5 मांग रहे हैं, 2 सीट आपने पिछली बार चुनाव लड़ा था। तो ये शायद एक अंदरूनी समझदारी बनी है कि राजस्थान आपका गढ़ नहीं है, आप जब वेस्टर्न यूपी आएंगे तब हम आपके लिए पूरी तरीके से ताकत लगा देंगे। अब वो ताकत क्या होगी? क्या अखिलेश के साथ बार्गेनिंग करने में
कांग्रेस आगे आएगी, या फिर ये भी स्थिति बनती है कि वेस्टर्न यूपी में अगर अखिलेश का साथ छोड़ना पड़ा और फिर आरएलडी को पकड़ के रखना पड़ा, क्योंकि एक बात और है, नगीना से चंद्रशेखर अपने लिए भी टिकट मांगने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी, और वहां पर वो उनको किस कोटे से सीट दी जाएगी ये भी अभी तक तय नहीं है, और अगर तय ये भी नहीं है कि वो अभी इंडिया अलायंस के हिस्सा है कि नहीं है, ये सब चीज आगे तय होनी है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, इसमें क्या एक सीट अगर चंद्रशेखर के लिए छोड़ दिया जाता है तो फिर क्या वो आरएलडी के कोटे से चंद्रशेखर को दिया जाएगा? इन तमाम चीजों पर अभी बात नहीं हुई। सीट के स्तर पर कौन सी सीट कौन लड़ेगा, कितनी सीट कौन लड़ेगा, इस पर इंडिया अलायंस में अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है। ये बिल्कुल मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं। अब रही बात कि कौन कौन सी सीट, कितनी सीट, किसके नाम पर, क्या वहां पर कांग्रेस के नाम पर वोट मिल रहा है, तो ये कैलकुलेशन जयंत चौधरी ने भी किया होगा कि कांग्रेस के साथ जाने का नफा क्या है, नुकसान क्या है, समाजवादी पार्टी के साथ जाने का फायदा क्या है, और उसके साथ न जाने का क्या फायदा है, ये भी उन्होंने जरूर अपना तोल मोल किया होगा। मायावती का भी एक गणित है, वो अगर आएंगी तो वो कौन कौन सी सीटें उनके लिए प्रेफरेंस होगी, प्रेफरेबल होंगी, वो भी वहां पर होगा। क्या वो फिर मायावती आएंगी तो क्या वो अपने साथ चंद्रशेखर आजाद को रखेंगी, या फिर चंद्रशेखर आजाद को तब किनारे करना पड़ेगा? ये तमाम चीजें अभी तय नहीं है। बहुत, जो हम कहते हैं कि सिचुएशन अभी फ्लूइड है, अभी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें अभी तय नहीं है। तो उन सारी चीजों के तय होने तक एक तरीके से पोजीशनिंग कर रहे हैं अभी जयंत को भी पता है कि ये सारी चीजें तय नहीं है, तो अभी समय है कि अपनी पोजीशन मजबूत कीजिए। ये दिखाइए कि राजस्थान में देखिए, आपने कहा तो हमने एक सीट पर ही चुनाव लड़ा, हमने आपसे ज्यादा नहीं मांगा, अब आपकी बारी है पे बैक करने की। अब हम मांग रहे हैं यहां पर तो 1 या 2 सीट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो शायद वो उसके लिए एक उन्होंने मजबूत आधार राजस्थान चुनाव में तैयार कर लिया है। इसको ये नहीं समझिए कि कमजोर है जयंत इसलिए उन्होंने किया, उन्हें पता है कि वो राजस्थान में कमजोर है, लेकिन वेस्टर्न यूपी में वो मजबूत है और उनकी सबको जरूरत है। यहां पर वो अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं, और उस बार्गेनिंग को वो किस लेवल पे ले जाएंगे, मुझे जो लग रहा है 6 से 8 सीटें किसी भी हालत में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 6 से 8 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे, और वो जो भी देगा, जिस भी गठबंधन में आकर के वो 6 से 8 सीटें मिलेंगी जयंत को, उस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। अब उसमें 6 अगर कोई दे रहा है और कोई 8 दे रहा है तो उस पर भी थोड़ी उनके लिए एक सोचने वाली बात होगी कि ये जो 2 सीटें एक्स्ट्रा मिल रही हैं उसका क्या कुछ गणित है, अंक गणित क्या है। तो बहुत सारे अंक गणित हैं, लेकिन उस अंक गणित में जयंत की भूमिका बहुत अहम है। उनकी भूमिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी से ज्यादा अहम भूमिका जयंत की है। जैसा बता रहे थे आस भाई की कैराना सीट पर जो है वहां पर भी चीजें बदल रही हैं कि कौन किधर जाएगा। अब जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे वो आरएलडी की तरफ जा रहे हैं। तो उसका भी मतलब है ना कि जयंत को पता है कि जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनको पता है कि मुस्लिम वोट तो आ ही जाएगा। अगर जयंत हमारे साथ रहेंगे तो जाट वोट भी वो लेकर के आएंगे, तो ऐड कर रहे हैं। अखिलेश यादव का यादव वोट बैंक यहां पर नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक तो बहुत ज्यादा जो है वो भापेगा और उसके हिसाब से अपना आखिरी फैसला तय करेगा। हाँ, मतलब मैं कहता हूँ कि उसको आना ही है। एक सप्लीमेंट्री सवाल जोड़ देता हूँ, फिर हम लोग आस भाई के पास चलेंगे। कुणाल जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जब इतना बात अभी कार्ड अभी मेज पर रखे हुए हैं, तो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या इसमें कोई सैद्धांतिक दार्शनिक जो राजनीति का दर्शन है उसको लेकर मतभेद है कि बीजेपी की राजनीति से जयंत को परहेज है, या कोई व्यवहारिक वजह है? क्योंकि आपने ही बताया कि 2009 के चुनाव में वो जयंत के लिए या आरएलडी के लिए 15 साल का पिछला राजनीति देखें तो सबसे बेस्ट रिजल्ट तो तभी था ना जब वो बीजेपी के साथ थे।
लेकिन 2009 से 2023 में बहुत सारी चीजें बदल गई। एक तो अजीत सिंह अब नहीं रहे। अजीत सिंह को थोड़ा मैं अगर समझता हूं, शायद आस भाई ज्यादा उन्होंने उनकी राजनीति करीब से देखी हुई है, वो बेहतर बता पाएंगे। वो शायद इस मैनिपुलेशन में और इस बार्गेनिंग में ज्यादा माहिर थे। वो आइडियोलॉजिकली बहुत ज्यादा अपने आप को लचीला रखते थे। उतने लचीले जयंत नहीं है, जितना मैं जयंत को जानता हूं वो उतने लचीले नहीं है। वो एक स्टैंड लेकर के चलते हैं। जो थोड़ी बहुत राजनीति उन्होंने एट द टॉप ऑफ आरएलडी की है, जो शीर्ष पर आने के बाद आरएलडी के उन्होंने राजनीति की है, जितना मैं समझता हूं। दो बातें हैं उसमें मुख्य तौर पर। एक किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन जो 28 जनवरी को हुआ, राकेश टिकैत का आंसू आया और उसके बाद लग रहा था उससे पहले कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। लोगों को लगता है कि राकेश टिकैत ने उस आंदोलन को जीवित रखा, लेकिन चूंकि मैंने बहुत करीब से उस किसान आंदोलन को कवर किया है, उस आंदोलन को जीवित रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जयंत चौधरी की थी, ना कि राकेश टिकैत की थी। राकेश टिकैत चेहरा जरूर थे, लेकिन कुणाल भाई बिजनौर में वे तो इसी उसका रिजेक्ट था। बहुत सही पॉइंट पकड़ा था जी। तो पूरी तरह से जो बैकअप था, जो एक तरीके से लॉजिस्टिक्स दे रहे थे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का था। वहां पर जो पूरी फौज बैठी थी वो भारतीय किसान यूनियन की कम थी। राष्ट्रीय लोकदल ने 28 जनवरी के बाद एक तरीके से किसान आंदोलन पर अपना वर्चस्व बैठा लिया था, और जब तक चला तब तक वो टिक करके रहे, और उसका फायदा भी हुआ। आरएलडी को 2022 के चुनाव में ऐसा नहीं है कि उसका फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात, मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिमों में भी उन्होंने एक अपना कद बना लिया है, अपने आप को उन्होंने स्वीकार करवा लिया है। यानी जयंत आज की तारीख में मुस्लिम उन्हें एक अच्छा विकल्प मानते हैं, और उन्हें एक सॉफ्ट जो भाईचारा वाली बात है उसको लेकर के जो उन्होंने एक राजनीति शुरू की है, उसको लेकर के बहुत पॉजिटिव है मुस्लिम वर्ग भी आरएलडी की तरफ जाने के लिए। तो वो जो जाट है, जो किसान आंदोलन के वक्त जुड़े और आज भी जो किसानी का मुद्दा है, चाहे वो बिजली की जो कहा गया था कि बिजली बिल को आधा कर देंगे, जो हुआ नहीं, बिजली बिल का मसला चल रहा है, गन्ना की कीमतों का मसला चल रहा है, आवारा पशुओं का मसला चल रहा है, जो वैसी ही वहां पर बनी हुई है, उनको लेकर के बड़ा एग्रेसिव लड़ाई आरएलडी लड़ रही है। और इसको लेकर के वो बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो जो वोट उन्होंने इकट्ठा किया है, वो अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो एक झटके में वो उनसे छिटक जाएगा। हो सकता है बीजेपी का वोट जो है वो उनके साथ जुड़े, लेकिन जो उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत है उस पर बहुत बड़ा बट्टा लगेगा। तो शायद वो अपना पॉलिटिकल कद भी बनाना चाहते हैं और अपने लिए सीट भी बड़ी संख्या में रखना चाहते हैं। तो एक तरीके से अभी अपनी पॉलिटिक्स को बना रहे हैं, और उसके आधार पर जयंत चौधरी शायद एक बड़ा कारनामा करना चाहते हैं, एक बड़े नेता बनना चाहते हैं। और शायद जब सरकार बने, अगर कभी बनती है विपक्ष की, तो उसमें शायद उनकी भूमिका भी अच्छी होगी। तो अजीत सिंह को माइनस अगर हम बीच में से करते हैं, तो चरण सिंह साहब की, जो चौधरी चरण सिंह की भूमिका थी, उस भूमिका में जाने की कोशिश में लगे हुए हैं जयंत चौधरी। अजीत चौधरी अजीत सिंह वाली भूमिका से शायद वो थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उस पर ज्यादा आज मोहम्मद साहब कहेंगे कि क्या स्थिति। नहीं, काफी इंटरेस्टिंग कुमार कुणाल आपने पर्सपेक्टिव दिया है। और शायद पिछले कुछ महीनों में जब हम लगातार ये बात करते हैं कि वो बहुत स्मार्टली अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत चतुराई के साथ और समझदारी के साथ पॉलिटिक्स करते हुए दिखते हैं, तो शायद अपने दादा की पॉलिटिक्स से उन्होंने सबक लिए हैं, लेसन लिए हैं। ये बात आपने बताई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आस मोहम्मद आपसे एक छोटी टिप्पणी चाहूँगा चंद्रशेखर को लेके। चंद्रशेखर पिछले दिनों यहाँ हमारे दफ्तर में आए थे नोएडा में, और उनसे जब हमने पूछा कि क्या आपकी इंडिया गठबंधन में क्या प्लेसिंग हो सकती है, तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बातों बातों में अगर इशारों में समझें तो वो अखिलेश यादव से थोड़े नाराज़ दिखे। उन्होंने इस तरह की बातें की कि भाई ये तो राजनीति है, इसमें हर कोई आपकी पीठ में छुरा झोंकने को तैयार रहता है, यहाँ तो सब कुछ अकेले करना पड़ता है। इस तरह की बातें उन्होंने की।
तो क्या अभी विधानसभा चुनावों में भी हम देख रहे हैं कि तमाम दोस्ती के बावजूद भी जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर तो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। तो चंद्रशेखर आज़ाद की इंडिया गठबंधन में कोई भूमिका आप देखते हैं, खासतौर पर जब हमने अपनी बातचीत में लगातार ये बात की कि वो नगीना सीट पर सीट उन्हें मिल सकती है, जयंत के कोटे से उन्हें सीट मिल सकती है, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद कहीं खड़े हैं इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स में? छोटी टिप्पणी चाहूँगा मैं आसमा मोहम्मद जी, थोड़ा वक्त का तकाजा है। वक्त का तकाजा है। नीरज जी, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि चंद्रशेखर जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर हो गया है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इस समय कोई राजनीतिक दल, सबसे पहले चंद्रशेखर का चूंकि सवाल है तो अखिलेश यादव को इसमें कनेक्ट जरूर करना पड़ेगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जो है वो ये कंफर्म कर लेना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विपक्ष वो ही है। लेकिन चूंकि चंद्रशेखर चर्चित रहते हैं, वो काफी एक्टिवेट रहते हैं कई मुद्दों को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के, तो जब वो एक्टिवेट रहते हैं तो ये बात थोड़ा सा अखिलेश यादव को चुभती है। और दूसरी बात यह, उनका नाम होता है चंद्रशेखर का, और दूसरी बात यह है कि मायावती जी जो है उनको इसलिए लगता है कि वो जो बसपा का वोट बैंक है, उनका जो बेस है, दलितों में लोकप्रियता चंद्रशेखर की बढ़ रही है, तो ये बात उनको भी लगती है। तो यहाँ स्थानीय लोग ये मानते हैं, और ये चंद्रशेखर भी आपसे कह नहीं पाए होंगे, लेकिन अंदर से उनको भी लगता है कि तमाम राजनीतिक दल पश्चिम उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में जो सक्रिय हैं, वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर बिल्कुल ना बढ़ पाए। वो एक नया नेतृत्व पैदा होना नहीं देना चाहते हैं, भले ही ये विपक्ष की इंटरनल पॉलिटिक्स हो जिस तरह की आजकल देखी जा रही है। लेकिन एक और संकेत है उसमें, वो ये है कि चंद्रशेखर येन कैन पर ग्रेन नगीना से चुनाव लड़ेंगे। नगीना की सीट जो है उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक बनने वाली है। अगर गठबंधन में बसपा आती है तो बसपा जो है किसी कीमत वो सीट नहीं छोड़ेगी। गिरीश सांसद है तो वो वहां जरूर लड़ना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक जज साहब कहीं पे थे, पोस्टिंग उनकी कहीं पे थी, तो उनको रिजाइन कराया है और उनको वहां चुनाव लड़ने की तैयारी वो कर रही है, और चंद्रशेखर खुद वहां लगे हैं। एक और बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जो हैं वो नगीना के डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, और काफी बड़े नेता कांग्रेस के हैं, तो वो नगीना का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के माहौल ये है, जो सवाल आपका है उसका एक लाइन का जवाब ये है कि चंद्रशेखर फेस कर रहे हैं, और वो वास्तव में जो है उनके अस्तित्व का प्रश्न है। जी नीरज जी। बिल्कुल। तो 3 दिसंबर को जैसे ही 5 राज्यों के विधान, उसके बाद लोकसभा चुनावों की तैयारियों की ये गाड़ी एकदम रेस पकड़ लेगी। तमाम पार्टियां अपनी उस नीति में लग जाएंगी कि 2024 के लिए उन्हें आखिर किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्या रणनीति बनानी है। दोस्तों, हमने YouTube पर आपसे एक सवाल पूछा था कि जयंत चौधरी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीट मिलेंगी। 3 ऑप्शन हमने दिए थे कि 0 से 4, 4 से 8 या फिर 8 से ज़्यादा, यानी 8 से 12, क्योंकि 12 सीटों पर ही वो दावा ठोक रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे दर्शकों का ने पहली कैटेगरी को चुना है। 47% दर्शक ये मानते हैं कि 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 4 सीटें मिल सकती हैं जयंत चौधरी को। 32% दर्शक ये कह रहे हैं कि 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 8 सीटें मिल सकती हैं। और 21% का ये मानना है कि 8 से भी ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। यानी ज़्यादा दर्शक ये मानते हैं, तकरीबन 80% दर्शक ये मानते हैं कि या तो उन्हें 4 सीटों तक ही महदूद रखा जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 8 के बीच में 5-6 सीटों तक उन्हें मिल सकती हैं। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आस मोहम्मद, कुमार कुणाल, प्रशांत भी हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।